So I welcome Good you all. morning, sir. Good morning. Good So I morning, sir. welcome you all again in this English lecture series. This is our third day, as we had promised you that it will be a 3-day long session. So today we are on 23rd of A June. very good morning, sir. A very good morning to all of you. So now I would request all of you to be on mute, because that is one of the conditions that the session would go in the most proper way. So please be on mute. We will be taking up your queries. If at all, we'll have time in the end. But nevertheless, please stay connected with us. Whatever queries you have, ask us maybe on personal WhatsApp, or you can even write to us on our email. So don't worry about that. So moving ahead with the session. Today's session, as you can see, we will be working on object pronouns. We will also see basic English phrases, and in the end I have brought some French words for you that we use in English. So आज हम जो चीज़ देखेंगे इसमें है object pronouns. मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसको कैसे काम में लेते हैं, उसका सेंस क्या है और वो सेंटेंस में कैसे काम में आता है. फिर हम कुछ ऐसे सर्वाइवल फ्रेजेस काम में लेंगे, सीखेंगे, जो हम हर स्थिति में काम में ले सकते हैं. आप चाहे बैंक जा रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं आप, या फिर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं घर पे. सो इन दो सिचुएशंस वी विल सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और क्वेश्चंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि हम इजीली उसको काम में ले सकें. और अंत में आपने देखा होगा कि आजकल इतने सारे विदेशी भाषाओं के शब्द हमारे को अंग्रेजी में मिलते हैं. हम चाहें तो उन्हें टूटी फूटी अंग्रेजी के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, और अन्यथा हम चाहें तो उन्हें सही उच्चारण के साथ भी पढ़ें. यदि हम इसको सही उच्चारण से पढ़ते हैं तो उसका बड़ा अच्छा असर जाता है हमारे लिसनर पे, जो हमें सुन रहा है, जिससे हम बात करें. सो इस पर हमारी थोड़ी आज चर्चा रहेगी. सो चलिए विदाउट फर्दर अडू हम बढ़ते हैं आगे आज के सेशन पे. और जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था कि कल जो हमने 12 टेंसेस देखे थे, जो आई एम श्योर आपको एक बार तो जर्नी थोड़ी मुश्किल लगी होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. सो ये हमने आपके लिए 12 सेंटेंसेस भेजे हैं व्हाट्सएप पे, और अभी भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. आई जस्ट क्विकली गिव यू 2 मिनट्स. आप देखिए इसको एक बार, और आप ट्राई कीजिए कि आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें उस 12 जो हमने आपको एक टेबल दिया था उसके रूल्स के अनुसार. देखिए, सो मैं आपके लिए हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ फटाफट से सारे सेंटेंसेस, देन वी विल लुक एट देयर इक्विवेलेंट पार्ट्स इन इंग्लिश. मैं खाना खा रहा था, वह अंग्रेजी फिल्में देखती है. तो आप याद कीजिएगा, हमने जो आपको रूल्स बताए हैं किस तरीके से ये सेंटेंसेस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. वह सुबह 9 बजे से फ़ोन पर बात करता जा रहा था. ये जो थर्ड सेंटेंस है थोड़ा सा अटपटा है हिंदी के अनुसार, लेकिन यही तरीका है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ पाएं. यदि मैं इसको किसी और रूप में देता तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे. आगे, हम टीवी देख रहे हैं, वह कल पार्टी में गाना गा रही होगी. ये जो 5वां वाक्य है, ये भी सिर्फ आपको इंग्लिश में सही वाक्य बने इसके लिए मैंने ऐसे लिखा है, अन्यथा इसको हम हिंदी में दूसरे रूप से बोलेंगे. उसने किताब खरीदी, वे कल शाम को काम खत्म कर चुके होंगे. याद कीजिए कौन सा टेंस था. मैं बाजार जाऊंगा. उसने पेरिस में आईफिल टावर देखा था. इस था से हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी. वे कल 3 घंटों से लगातार टीवी देख रहे होंगे. एंड देन वह सुबह से गाना गा रही है. और अंत में मैंने काम खत्म कर लिया है. ये आपके पास 12 सेंटेंसेस है. फटाफट से 1 मिनट का समय लीजिए. आई होप अभी तक आप कर चुके होंगे, कुछ आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी. वील ट्राई टू सी हाउ वी विल राइट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश एज पर देयर टेंस. चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं. मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड. अगर आपने यही लिखा है तो बिल्कुल सही आपने समझा है. आई वॉज ईटिंग फूड, राइट, पास्ट कंटिन्यूअस. शी वॉचेज इंग्लिश मूवीज, वो अंग्रेजी फिल्में देखती है. और यदि आपको याद होगा तो हमने देखा था कि ये वही वर्ब है जो CH में खत्म होता है, तो इसमें हमें विशेष रूप से ES लगाना है. शी वॉचेज इंग्लिश मूवीज. ही हैड बिन टॉकिंग ऑन द फोन सिंस 9 AM, राइट. ये जो सिचुएशन है ये पास्ट में हम ले गए हैं, और वहां पे हमने उसको ड्यूरेशन दिया है. वी आर वॉचिंग टेलीविजन, वी आर वॉचिंग टीवी, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चीज़ अभी भी चल रही है. शी विल बी सिंगिंग एट द पार्टी टुमारो, ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस. शी विल बी सिंगिंग एट द पार्टी टुमारो. तो हम इसको आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं हिंदी में, वो कल पार्टी में गाना गाएगी. ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी. सिंपल पास्ट. दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो इवनिंग, वो कल शाम तक यह काम खत्म कर चुके होंगे, राइट. और ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर में आपने उसको फिनिश कर दिया उस एक्शन को. आई विल गो टू द मार्केट, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है. ही हैड सीन द आईफिल टावर इन पेरिस, ये हमारा टेंस जो है हमने देखा है कि हमने हैड सीन लगाया है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, राइट. ही हैड सीन. आगे हम बढ़ेंगे.
10th वन, दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली फॉर 3 hours टुमारो। ये देखिए थोड़ा लंबा सा सेंटेंस है हमारा इंग्लिश के अंदर। सो दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली फॉर 3 hours टुमारो। ये फ्यूचर के अंदर है और ये हमारा फ्यूचर के अंदर जाएगा। मैं आपको इसका हिंदी का ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। वे कल 3 घंटों से लगातार टीवी देख रहे होंगे। और इस वाले टेंस को यदि आप याद करें तो ये हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे हम देखेंगे शी हैज़ बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाती आ रही है, वो सुबह से गा रही है, हम ये बोलते हैं सामान्यतः हिंदी में। और अंत में आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, जो हमने इसको हिंदी में देखा था, मैंने काम खत्म कर लिया है। तो ये था हमारा एक नट शेल के अंदर एक रिविजन जो हमने सभी 12 टेंसेस को देखा है आपके साथ, ताकि आप इसको मजबूती से समझें और आगे जब भी आप बढ़ें तो आप इन टेंसेस के साथ स्ट्रगल ना करें, आपको क्लैरिटी रहे और आप उसको अच्छे से यूज़ करें। और यदि कोई व्यक्ति आपके साथ उसे काम में लेता है तो आप अच्छे से उसको जवाब दे सकें, समझ सकें। ऑलराइट, सो दैट वाज अ लिटिल एक्टिविटी दैट आई हैड प्लान्ड फॉर यू एज अ रिविजन। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो आज का नया टॉपिक है, जो फ्रेश टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। हम समझते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और इसको हम क्लैरिटी से समझेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इंग्लिश में हम देखते हैं। सो हम देखेंगे कि कोई भी हमारा वाक्य की संरचना होती है, उसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी वाक्य होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक डूअर होगा, वो एक एक्शन करेगा और वो एक्शन असर डालेगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं आई हेल्प लेट्स से थॉमस, मैं थॉमस की सहायता करता हूं। इस छोटे से वाक्य में आप ध्यान देंगे तो हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं, वर्ब है हमारा हेल्प, टू हेल्प, सहायता करना, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है थॉमस, क्योंकि थॉमस के ऊपर उस सहायता का असर पड़ता है। तो ये बहुत ही एक साधारण सी संरचना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। अब हमें जिस चीज़ पे काम करना है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप याद है आपको, सब्जेक्ट क्या थे हमारे पास, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ एक बार। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ये सभी लोग करता है, इनके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा। इन सभी के बाद आपको कोई ना कोई वर्ब को लिखना होगा। ये वर्ब इनके द्वारा करी जाएगी और उस वर्ब का जिस ऑब्जेक्ट पे असर होगा वो ये सारे लोग हैं। मुझ पे असर होगा तो मी, राइट, तुम पे असर होगा तो यू, उस बॉय पे असर होगा, किसी मेल पर्सन पे होगा, सिंगुलर पे तो हिम, किसी फीमेल पर्सन पे उसका इंपैक्ट होगा तो हम उसको हर के हिसाब से बोलेंगे। इट निर्जीव चीज़ों के लिए या एनिमल्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, और अस हमारे ऊपर यदि उस चीज़ का असर होगा, और अंत में प्लूरल में उन लोगों पे उस चीज़ का असर होगा। असर होने का मतलब यहाँ पे है कि जो वर्ब का एक्शन उस ऑब्जेक्ट पे होगा तो ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में से हमको इसको पिक करना है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम कभी भी आपको सब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं मिलेगा। यदि आपको ये मिलता है तो वो गलती है, या तो आपने कर दी है गलती या किसी और ने गलती कर दी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको ये कैटेगरी सब्जेक्ट की स्थिति में नहीं मिलेगी। सो आपका वाक्य हमेशा आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे से ही चालू होगा, कभी भी मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम से नहीं होगा। आप कह सकते हैं सर ये जो यू है ये यू एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही है कि दोनों एक से दिखते हैं। ये जो यू है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, करता है ये, और ये जो यू है ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर उस बात का असर होगा। इसको और बेहतर रूप से हम समझते हैं। चलिए कुछ आपके लिए मैंने वाक्य लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिस बारे में हमने अभी बात की। आई मीट रिया, अगर मैं इस वाक्य को लिखता हूं आई मीट रिया, तो इस वाक्य के अंदर आई इज द सब्जेक्ट, मैं करता हूं, मैंने एक्शन किया, मीट मिलने का, और किससे मैं मिला, मैं रिया से मिला। अब मुझे अपना ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, वो है रिया, रिया मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे एक रिप्लेसमेंट चाहिए, एक मुझे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, एक सर्वनाम चाहिए। तो उस लिस्ट में यदि मैं वापस जाऊंगा और मैं याद करूंगा तो लिस्ट में ऑप्शंस खुलते हैं मेरे पास, मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। इन सभी लिस्ट के अंदर से जो सही ऑप्शन है वो है हर, क्योंकि रिया एक फीमेल पर्सन है, उस केस में मुझे हर काम में लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा आई मीट हर। तो इस प्रकार से आपने रिप्लेस किया है अपने ऑब्जेक्ट को एक प्रोनाउन से। तो आप ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट इस प्रकार से होगा प्रोनाउन के साथ, और ये जो प्रोनाउन की लिस्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की वो कभी भी फर्स्ट प्लेस में नहीं पाई जाएंगी। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य दिखाऊंगा जिनमें हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं या इंग्लिश बोलते समय वो गलतियां हम कर बैठते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं, कैन यू हेल्प तनुज।
इस छोटे से वाक्य में एक हमने मॉडल वर्ब देखा है कैन, एक हमारा डूअर है करता है यू, हमारा जो मेन वर्ब है वो है हेल्प, और जिस व्यक्ति पे उस हेल्प का असर हो रहा है या होगा, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वो है तनुज। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज तनुज। सो तनुज इज आवर ऑब्जेक्ट। और तनुज के लिए यदि मुझे एक प्रोनाउन ढूंढना पड़े तो लिस्ट में यदि मैं जाऊंगा, मैं आपके लिए लिस्ट यहाँ लिख देता हूँ एक बार। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, आई एम श्योर आपको भी याद हो गया होगा, मी है, फिर यू है, फिर हिम है, फिर हमारे पास हर है, उसके बाद इट है, फिर अंत में हमारे पास अस है और देम है। ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। इन्हीं में से हमें कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा जो वर्ब के आगे हमें रखना है, राइट? इसकी पोजीशनिंग आगे होती है। तो देखिए तनुज के लिए मुझे सही रिप्लेसमेंट मिलेगा हिम, क्योंकि वो मैस्कुलिन पर्सन है और सिंगुलर है। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा कैन यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस बात को बोलूंगा। आगे देखते हैं, अगला हमारे पास है वी आर टॉकिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, वी आर टॉकिंग टू नरेश एंड मीरा। इस बार हम बात कर रहे हैं नरेश और मीरा से। तो नरेश और मीरा जो हैं वो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे करता है वी, हम, और जो एक्शन है वो है बात करने का, और जो टेंस है अब आप समझ चुके हैं, टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, राइट? सो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा टेंस है जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और वो हमें दिखाता है कि किस तरीके से हम उसको कंटिन्यू फॉर्म में बोल रहे हैं। वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं किससे, नरेश और मीरा से। अगर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा कि यहाँ पे एक शब्द है टू। ये जो टू है इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो फॉर्म्स के होते हैं हमारे पास, या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इस बारे में घबराना नहीं है कि हम कैसे पता करेंगे क्या होगा। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की विशेषता ये है कि वो हमारे वर्ब के बाद में सीधे क्या सीधा डायरेक्टली रखा जाता है, यानी उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं होता, कोई भी उसके बाद टू, एट, फॉर, अंडर, अबव इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, सीधे हमारा ऑब्जेक्ट पाया जाता है, जो हमने यहाँ पे भी देखा, तनुज के केस में देखा, रिया के केस में देखा। लेकिन हम नरेश और मीरा के केस की यदि बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे टू आ चुका है। इस टू के आने से हमें पता चलता है कि हमें नरेश और मीरा का जो कॉम्बिनेशन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के समान है। फिलहाल हम उसको सब कैटेगराइज नहीं कर रहे कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हम तो उसको ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं और उसका प्रोनाउन ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपकी समझ के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि हमारी क्रिया के बाद कोई प्रपोजिशन है तो उसके बाद मिलने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट? इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ एक स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हमें दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस स्थिति में नरेश और मीरा जो है वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लिस्ट यही है, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, दोनों के केस में हमारे पास लिस्ट यही खुलती है। तो इस बात की हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे को कोई और लिस्ट में जाना पड़ेगा। इफ इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यू हैव टू गो इन द सेम लिस्ट। तो अब आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं किन से बात करता हूँ। मैं मुझसे नहीं बात कर रहा, तुमसे नहीं कर रहा, उस अकेले व्यक्ति से नहीं कर रहा, उस अकेली गर्ल फीमेल पर्सन से बात नहीं कर रहा, इट नहीं है, वो हम भी नहीं है, वे लोग हैं। तो सही उत्तर है देम। सो मेरा उत्तर हो जाएगा वी आर टॉकिंग टू देम। तो नरेश और मीरा की जगह मुझे यूज करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम। और आपकी जानकारी के लिए पुनः मैं रिपीट करूंगा कि इसका मतलब है नरेश और मीरा जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसको होल्ड कीजिएगा, समझ में रखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले आगे। अब एक और हम उदाहरण देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, I'll just change the color of this one. I'll take this blue one this time. So this is for स्नेहा। यह स्नेहा के लिए है। तो अगर मैं इस वाक्य में देखूं तो स्नेहा मेरा ऑब्जेक्ट है। और अब आप समझ चुके होंगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमारे पास एक प्रपोजिशन है। खैर, हमें इस चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। लेकिन हमें अगर क्लैरिटी होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिलहाल आपने ये समझ लिया है कि इस वाक्य की संरचना में स्नेहा इज आर ऑब्जेक्ट, और इसके लिए मुझे एक रिप्लेसमेंट चाहिए, एक हमें चाहिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हम देखेंगे हर हमारा सही ऑप्शन निकल के आता है। सो मेरा उत्तर बनता है दिस इज फॉर हर, यह उसके लिए है, या ये वस्तु, ये चीज़ उसके लिए है। तो हर इज माई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड टू बी मोर प्रिसाइज ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जिसके लिए मैं लिस्ट में से एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेके आया हूँ। आगे देखते हैं, दे केयर अबाउट रिया एंड शीना। वो रिया और शीना की चिंता करते हैं। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, रिया और शीना,
और रिया और शीना दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो हमारा बनता है इस कैटेगरी में से देम के लिए, क्योंकि प्लूरल है, राइट। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अबाउट लगा है तो वो एक प्रपोजिशन है, यानी उस पोजीशन के पहले कुछ लगा हुआ है, तो इस कारण से हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमें कहना पड़ेगा दे केयर अबाउट देम, वो उनकी चिंता करते हैं, वो उनके बारे में चिंता करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने आपको कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर हैविंग आइडेंटिफाइड योर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के पश्चात आपको लिस्ट में जाना है और उस लिस्ट में से आपको सही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चूज करना है और उसको वहां रखना है, तब आपका वाक्य बन जाएगा। इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द रीजन, क्यों हमको यूज करना है? क्या हम बोल नहीं सकते रिया का नाम, तनुज का नाम? बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अंग्रेजी में आगे बढ़ते हैं हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वी डू नॉट रिपीट द नेम ऑफ द पर्सन अगेन एंड अगेन। हम बार बार उसका नाम यदि लेते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, तो हमें उसके नाम को हटाकर या तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लेने लग जाते हैं, ही, शी, इस प्रकार से बात करते हैं, अन्यथा हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाके वहां से एक प्रोनाउन लेके उस बात को रिप्लेस कर देते हैं, वरना बड़ा हमें अटपटा सा लगेगा कि हम उस व्यक्ति का नाम बार बार बोले जा रहे हैं। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वी डू दिस। चलिए विल मूव अहेड नाउ। सर स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दें प्लीज। Is it visible to you? Do you want me to zoom the screen? सर विजिबल तो है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जूम कर दो प्लीज, All रिक्वेस्ट right. है। Okay, I'll do that this time. So if you look at the screen, so once I freeze it, I'll just see it how I'll be able to do it. So अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कुछ prepositions. Prepositions की लंबी सी एक लिस्ट है, आप चिंता मत कीजिएगा, हमें सिर्फ उनके नाम फिलहाल याद रखने हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। Prepositions इसलिए समझने ज़रूरी हैं कि ये हमें बताते हैं कि इन prepositions के बाद हमारे को जो यूज़ करने हैं वो है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, एक चीज़ ये हो जाएगी, और साथ में ये सभी प्रपोजिशंस हैं जो बाद में कभी आप प्रपोजिशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसमें सब आपको मिलेंगे। फिलहाल हम इनका सिर्फ नाम देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि इसके बाद इन शब्दों के बाद हमेशा हमेशा और हमेशा हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेना है, ना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन तो डूअर होता है, वो तो करता है, वो तो सबसे पहले स्थान पे पाया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्रिया आएगी, उसके बाद कोई ना कोई प्रपोजिशन आएगा यदि उस प्रकार का हमारा सेंटेंस है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही रखना होता है अगर हम उस नाम को नहीं लेना चाहते तो अबाउट हो गया हमारे पास ऑप्शन, अबव हो गया, अक्रॉस है, आफ्टर है, अगेंस्ट है, अमंग है, अराउंड है, एट है, बिफोर है, बिहाइंड है, बिलो है, बीनीथ है। इनकी मीनिंग में आपको अभी इतना डिटेल में नहीं हम जाएंगे, बस कहने का मतलब ये है कि आप इनको जब काम में लेंगे तो उसके बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही काम में लेना है। तो देखिए इट, हिम, us, her, it, him, it, them, me, them, right? Then them, us, you, it, me, her, him, us, you, her, him, us, them, it. तो कहने का मतलब यह है कि after prepositions you will always use object pronouns to make your sentence complete and for not repeating, और repeat नहीं करना है हमारे को उस नाम को वापस से। तो ये कुछ आपके सामने मैंने प्रपोजिशंस रखे हैं, कुछ और प्रपोजिशंस भी हैं, मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में प्रपोजिशंस होंगे तो उसके बाद हमेशा यू विल बी यूजिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। देखिए कुछ और मैं आपके सामने लेके आया हूं, बिसाइड, बिटवीन, बाय, डाउन, फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, इनटू, इन सभी शब्दों के बाद भी हमें हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही काम में लेना है। तो आप देख सकते हैं सारे आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट भी यदि लेना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इन सभी प्रपोजिशंस के बाद हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को काम में लिया है। सिमिलरली कुछ और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक लास्ट स्लाइड है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की। तो हमारे पास है नियर, शी सिट्स, सिट नियर मी, ये तो हमारा इंपेरेटिव फॉर्म है, सिट नियर मी, मेरे पास में बैठो, राइट। सो ये मी आ जाएगा, हम ये नहीं बोलेंगे सिट नियर आई, सिट नियर आई नहीं बनेगा, क्योंकि हम जब कभी भी, जैसे मैंने आपको कहा, प्रपोजिशंस के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ही काम में लेंगे। तो ऑफ हो गया, ये डबल ओ डबल एफ वाला ऑफ हो गया, यानी अलग, ऑन, ओवर, थ्रू, टू, अंडर, विद एंड विदाउट, इन सभी कंस्ट्रक्शंस के साथ, इन सभी प्रपोजिशंस के साथ आप हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेंगे, ये बात हमें क्लियर है, राइट। चलिए जैसे आपको किसी को कहना है कि मेरे साथ आओ, कम विद मी, आप ये कभी नहीं बोलेंगे कम विद आई, राइट। आपको ये बोलना है कि क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ, कैन आई गो विद हर, अगर वो फीमेल पर्सन है तो आप ये नहीं कहोगे कैन आई गो विद शी, वो गलत अंग्रेजी हो जाएगी, कैन आई गो विद हर। तो हम देखते हैं कि विद के साथ भी हम हमेशा, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ही काम में लेंगे। ओके, कुछ आपके लिए मैं सेंटेंसेस लेके आया हूँ। आई हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करता हूँ।
सो यहाँ पे जो हर है ये आप समझ सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये कोई फीमेल पर्सन रहा होगा, इसका नाम आई हेल्प सुनीता, आई हेल्प हर। यू आर इन्वाइटिंग अस, आप हमें इन्वाइट कर रहे हैं। ही ईट्स एन एप्पल, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक एप्पल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको यदि मुझे रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से तो आपको याद होगी लिस्ट, मी, आई राइट इट डाउन क्विकली फॉर यू, सो आपको याद आ जाए, मी, यू, हिम, हर, एंड देन वी हैव इट, देन वी हैव, आई जस्ट चेंज इट, सो दिस इज इट, देन उसके बाद आपके पास है अस एंड देम। तो अगर इस पूरी लिस्ट में आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एप्पल जो है वो इट से रिप्लेस होगा क्योंकि वो लिविंग नहीं है, सो ही ईट्स इट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और देखा आपने किसी पोजीशन आगे ही रहती है वर्ब के। शी मीट्स देम, वो उनसे मिलती है। इट इज सर्कुलेटिंग एयर, इट यहाँ पे वो हमारी निर्जीव वस्तु है, फैन, फैन हवा फैला रहा है, सो इट हमें करके, एयर जो है वो भी अगेन नॉन लिविंग है, सो हमने इसको रख दिया। सो वी लाइक हिम, हम उसे पसंद करते हैं, वी लाइक हिम। दे आर गिविंग टू राज, वो राज को दे रहे हैं। तो अब फिर से थोड़ा सा याद कीजिए, राज जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमको यहाँ पे एक प्रपोजिशन काम में लेना पड़ा है। और ये वो वाक्य है जो मैं आपको बताना चाह रहा था जिसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, राइट। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर वाक्य को पूरा एक स्ट्रक्चर देना है, उसको एक स्ट्रेंथ देनी है, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर बन सकता है तो बनाना पड़ता है और बनाना चाहिए, अन्यथा वाक्य बड़ा अधूरा लगता है। दे आर गिविंग अ पेन टू राज, वे लोग या वे राज को एक पेन दे रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इतना सा कहता वे राज को दे रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न आता क्या दे रहे हैं, राइट। तो हमेशा जब कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है टू वाला, तो उसके साथ हमेशा हमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट की आवश्यकता होती है उस वाक्य को कंप्लीटनेस देने के लिए। सो ये वाक्य जो है, दे आर गिविंग अ पेन टू राज, शोज दैट दे आर गिविंग समथिंग टू राज, एंड व्हाट इज दैट समथिंग, दैट इज अ पेन। तो इस स्थिति में अ पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू राज हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए इट हो जाएगा मेरा और इसके लिए हो जाएगा टू हिम। तो मेरा वाक्य बन जाएगा दे आर गिविंग इट टू हिम। इस प्रकार से मैं दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो ये मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि एक वाक्य में यदि आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप इनको इस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं। एक वाक्य में कभी भी दो डायरेक्ट एक साथ नहीं मिलेंगे, एक वाक्य में कभी भी दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एक साथ नहीं मिलेंगे, दैट कैन नेवर हैपन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट साथ में रहेंगे, या फिर सिर्फ डायरेक्ट होगा या फिर सिर्फ इनडायरेक्ट होगा। लेकिन कभी सिर्फ इनडायरेक्ट ही रहेगा तो थोड़ा अधूरा सा हो जाएगा। जैसे मैं राज को देता हूँ, तो क्या दे रहे हो आप, कोई किताब दे रहे हो, कोई पेन दे रहे हो, सो यू हैव टू बी श्योर ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट और व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज टू बी पुट सो दैट इट मेक्स मोर ऑफ क्लियर पिक्चर ऑफ द सेंटेंस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Can pronouns be called as direct object? Just drop a message to us. I cannot hear you properly, so drop a message to us on the group or individually. We'll get back to you. So जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि कई बार हम एक गलती कर जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेना है और उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बना देते हैं। तो मैं आपके लिए एक 4 वाक्य लिख के लेके आया हूँ। लेट्स सी, आप अब दिमाग लगाइए और बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सही है। अपने दिमाग में आप गेस कर लीजिएगा एंड देन वील सी द राइट आंसर। सो लुक एट द बोर्ड एंड सी विच इज द राइट वन अकॉर्डिंग टू यू। Okay, so if you look at the 4 sentences, number 1, number 2, number 3 and number 4. अब याद कीजिए जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो कभी भी कर्ता नहीं बन सकता, यानी मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम, ये जो पूरी श्रृंखला है इसके लोग कभी भी पहले स्थान पे नहीं आ सकते हैं डूअर के रूप में, कर्ता के रूप में। यानी अगर मी यहाँ पाया जा रहा है, क्रिया ये है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तो जाने का एक्शन है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव, राइट। इसमें कोई एक्शन किसी वर्ब के ऊपर नहीं हो रहा, तो ये इस प्रकार के वाक्य भी आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरे सब्जेक्ट है वो मी एंड शीना है, यहाँ पे शीना एंड मी है, यहाँ पे आई एंड शीना है और यहाँ पे शीना एंड आई है। तो 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए जिनमें से 3 बिल्कुल गलत हैं, एक ही सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मी पहले स्थान पे, मी पहले स्थान यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में मी कभी भी नहीं आएगा। मी के साथ आई कैन नेवर पुट मी इन द फर्स्ट प्लेस। इसी प्रकार से शीना एंड मी भी नहीं बनेगा क्योंकि मी चाहे पहले रखूं या बाद में रखूं वो कॉम्बिनेशन ही गलत है। आई एंड शीना एंड आई, ये दोनों नाम सही है, शीना और आई के साथ का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन कैसे, क्या आई एंड शीना होगा या शीना एंड आई होगा? तो सही उत्तर है शीना एंड आई और हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। हम हमेशा स्वयं को आखिरी प्राथमिकता देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। whenever you are talking about other people and yourself as well, you will always put yourself in the last place when you take it as a subject.
सो आप हमेशा अपने आप को अंत में रखेंगे। सो 2-3 नाम और यदि होते तो उन सभी नामों के पश्चात आप अपने आप को आई से संबोधित करते और फिर आगे आप बात बोलते। तो दिस इज द राइट आंसर। सो एट टाइम्स पीपल कंफ्यूज इट, वो मिक्स कर देते हैं, उनको लगता है कि मी बोलूँ, मी एंड हिम, नहीं ऐसे नहीं होगा। सो आपको स्पष्ट रहना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन से ही आपको पिक करना है, ना कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से, राइट? ऑलराइट, सो आई हैव अ क्विक एक्टिविटी फॉर यू। आप फटाफट से 1 मिनट का समय लीजिए और देखिए कि हम क्या क्या इसमें भर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं। सो वील ट्राई टू सी इट टुगेदर। कैन यू हेल्प डैश विद दिस पजल? सो इट कैन बी मी, कैन यू हेल्प हिम, कैन यू हेल्प हर, कैन यू हेल्प अस, कैन यू हेल्प देम। आप किसको मदद के लिए कह रहे हैं? यानी आप कह तो सामने वाले व्यक्ति को रहे हैं, लेकिन किसकी मदद करवाना चाह रहे हैं? सो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं इस पजल के साथ? मी भी ऑप्शन सही है। और यदि अगर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है कि क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं और वो जो उस है वो कोई फीमेल पर्सन है, तो कैन यू हेल्प हर, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट कैन यू हेल्प यू नहीं बैठेगा, और कैन यू हेल्प इट विल अगेन बी लाइक इट वोंट हैव लॉट ऑफ सेंस। तो ये सही उत्तर है हमारा। सारा गेव डैश अ कॉल येस्टरडे, सारा गेव हर अ कॉल येस्टरडे, सारा गेव मी अ कॉल येस्टरडे, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। द टीचर आस्क्ड डैश टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द टीचर आस्क्ड अस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टीचर ने हम सबको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कहा। आई कैन नॉट फाइंड माई बुक, इसका एक ही उत्तर है, आई कैन नॉट फाइंड माई बुक, हैव यू सीन इट, राइट? निर्जीव चीज है। दे इन्वाइटेड अस टू द वेडिंग, दे इन्वाइटेड मी टू देयर वेडिंग, कुछ भी हो सकता है। वी नीड टू टॉक टू जॉन, कैन यू कॉल हिम, ये फिक्स आंसर है, क्या आप उसको बुला सकते हैं, क्या आप उसको कॉल कर सकते हैं। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बहुत ही बोरिंग थी। एंड इट पुट डैश टू स्लीप, उसने हम सबको सुला दिया। एंड इट पुट अस टू स्लीप। वी हैव सम एक्स्ट्रा टिकट्स, हमारे पास कुछ अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा टिकट्स हैं। डू यू वांट टू ज्वाइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? द गिफ्ट इज फॉर मारिया, ये जो गिफ्ट है ये मारिया के लिए। अब देखिए मारिया, आपको याद आ रहा होगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और फॉर के कारण हमें पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर चलिए वो आपको क्लैरिटी है। अब हमें सही उत्तर देना है, प्लीज गिव इट टू हर, प्लीज गिव इट टू हर, कृपया ये उसे दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे प्लीज गिव इट टू शी, दैट डजंट मेक सेंस। और अंत में द किड्स वर हंग्री सो आई मेड लंच फॉर देम, बच्चे भूखे थे इस वजह से मैंने उनके लिए लंच बनाया। चलिए, तो ये था एक नटशेल में आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के लिए, जो हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है। बट आई एम श्योर आफ्टर हैविंग सीन दिस लिटिल जर्नी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अब आपको क्लियर हुआ होगा और आप इसको सही रूप से काम में लिया कीजिए इन फ्यूचर एज वेल। सो आई विल क्विकली शो यू द आंसर्स। एज आई मेंशन कि ये जो आंसर्स हैं इसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज का जो आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंग्लिश फ्रेजेस फॉर डेली लाइफ। अब हम हमेशा कोई ना कोई वाक्य हमारे दिमाग में रहता है, हम बोलना चाहते हैं पर वो अटक जाता है और हम उस स्थिति में बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं कि हम बोल नहीं पाए, अरे मेरे ज़ुबान पे ही था पर मैं कह नहीं पाया। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको रेडीमेड तैयार हैं, उनको आप याद कीजिए एंड यू प्रैक्टिस देम रेगुलरली सो दैट व्हेनेवर यू आर इन सच ए सिचुएशन आप उसको काम में ले पाएँ, आप अच्छे से बोल पाएँ और आप ना ऑकवर्ड फील करें, ऑन द कॉन्ट्ररी उसके विपरीत आप कॉन्फिडेंट फील करें और अपनी बात को समझा पाएँ, कह पाएँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता रहूँगा ताकि आपको स्पष्ट दिखे। हम जब किसी की वेलबींग पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो हम कहते हैं हाउ आर यू, आंसर आता है आई एम फाइन, थैंक यू, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। मैंने इसमें हिंदी का अनुवाद लिखा है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आगे हम देखते हैं द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव यू बिन। ये जो हाउ हैव यू बिन क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कैसे रहे इस पूरे दौरान। हम ये तो पूछते हैं लोगों से हाउ आर यू, बट जब आप पूछते हैं ना किसी व्यक्ति से हाउ हैव यू बिन, ये दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि इस पूरे अंतराल में जब तक हम नहीं मिले थे आप कैसे रहे। तो इससे एक अटैचमेंट पता चलता है, यू आर रियली कंसर्न फॉर दिस पर्सन, आप जानना चाहते हैं कि हम अभी 3 महीने बाद मिल रहे हैं, सो हाउ हैव यू बिन, आप कैसे रहे इस पूरे दौरान। अब शायद हिंदी में आप इस प्रकार से बोलें ना बोलें वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे रहे इस पूरे दौरान, लेकिन अंग्रेजी में यू कैन से हाउ हैव यू बिन। तो ये व्यक्ति कहता है आई हैव बिन क्वाइट गुड, आई हैव बिन ग्रेट, राइट, वहीं से आंसर हमें पिकअप करना है। अगला, व्हाट्स न्यू विद यू, और क्या नया ताज़ा, राइट, ये क्वेश्चन हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज हैं, और क्या नया ताज़ा, और क्या चल रहा है नया ताज़ा। सो व्हाट्स न्यू विद यू, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आर यू फीलिंग ओके। मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, दिस पर्सन स्टार्ट्स टू कफ, उसको खांसी आने लग गई है एंड यू जस्ट वांट टू चेक
ऑन दिस पर्सन कि सब ठीक है, तो आपने कहा आर यू फीलिंग ओके, आप ठीक महसूस कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति बहुत ही धूप से अंदर आया है और उसको थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा है, सो यू आस्क दिस पर्सन आर यू फीलिंग ओके। ये सेंटेंसेस और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, दे स्टार्ट टू एक्ट एज एन आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर का मतलब ये होता है अंग्रेजी में कि वो एक संवाद स्थापित करते हैं और सामने वाले को एट ईज फील करवाते हैं और आपको भी कंफर्ट में लेके आते हैं ताकि आप उस व्यक्ति से बात कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस हम पूछें जिससे ना केवल हम एक संवाद स्थापित करें बल्कि हम सामने वाले व्यक्ति को एक कंफर्ट जोन में भी लेके आएँ। देन नेक्स्ट वन, आपके परिवार के लोग कैसे हैं, सो हाउ इज़ योर फैमिली, राइट, हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स डूइंग, ये भी आप पूछ सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय हो गया मिले ही नहीं अपन, लॉन्ग टाइम नो सी, समथिंग दैट यू कैन पुट अक्रॉस। हाउस योर डे गोइंग, और आपका दिन कैसा चल रहा है, ये हम तब पूछेंगे जब दोपहर में 3, 4, 5 बज चुके हैं और पूरा दिन काफ़ी हद तक निकल चुका है। तो हमने पूछा सामने वाले व्यक्ति से हाउस योर डे गोइंग, हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है, राइट, सो दैट वी गेट टू नो कि उनका दिन अच्छा चल रहा है, कोई उनको अगर बात हमें कहनी है तो हम कह सके, उनसे समझ पाएँ। आगे व्हाट्सअप, राइट, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज हमारा एक्सप्रेशन है जो हम यूज़ करते हैं व्हाट्सअप, जो आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप ये एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप उस जैसा कुछ कुछ हमें लगता है। आगे हम देख सकते हैं टेक केयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज टेक केयर इज समथिंग दैट शोज योर कंसर्न टुवर्ड्स द अदर पर्सन। आप बोलते हैं लोगों को टेक केयर, इसको और बेहतर रूप से हम कह सकते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर बड़ा हमारा रैपिड तरीका है किसी को कहने का, ध्यान रखना टेक केयर, और टीसी लिखते हैं ना आजकल अंग्रेजी में मैसेज में टीसी, सो टेक केयर, बट द राइट थिंग शुड बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट इतना लंबा हम कहते नहीं, हम आसान शब्दों में कहते हैं टेक केयर। तो ये सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन है जो वेल बीइंग, किसी के हालचाल पूछने के लिए हम काम में ले सकते हैं। यदि आप शॉपिंग करने गए हैं तो आप प्रश्न पूछेंगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने का है, इसकी क्या कीमत है। फिर आपको लगा कि कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, हो सकता है हमें मिल जाए डिस्काउंट, तो हम पूछ सकते हैं कैन आई गेट अ डिस्काउंट, कैन आई गेट अ डिस्काउंट, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, कैन आई गेट अ डिस्काउंट। तो इस प्रकार से भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि कोई डिस्काउंट अगर चल रहा है, कोई ऑफर चल रहा है तो हमें वो चीज़ पता चल जाए। कई बार होता है कि हम डिस्काउंट मांगना चाहते हैं, या तो हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ खरीद रहे हैं या फिर वो सेल्स का पीरियड है, तो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पूछें, उसको सही तरीके से हम रख भी पाएंगे नहीं पाएंगे। सो वी कैन आस्क कैन आई गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस प्लीज़, राइट, कैन आई गेट अ डिस्काउंट, और वो जो भी वस्तु है उसको आप इंगित करते हुए, दर्शाते हुए ऑन दिस प्लीज़। देन अगर आपको लगता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यू डोंट हैव अ डेबिट कार्ड, नीदर डू यू हैव कैश, और आपके मोबाइल का इंटरनेट भी नहीं काम कर रहा, तो पेटीएम से भी नहीं पे कर पा रहे हैं, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेक कि क्या वो लोग क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। सो यू वुड आस्क द क्वेश्चन डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, क्या आप क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑफ कोर्स दे वुड से येस, दे वुड से नो, जो भी उनका जवाब होगा अकॉर्डिंगली यू विल मूव अहेड। देन नेक्स्ट, जनरली हम कोई नया आउटफिट खरीदते हैं उससे पहले हम उसको ट्राई करते हैं। सो ट्राई करने के लिए हम उनको कह सकते हैं ट्रायल रूम कहाँ है, सो दैट वे यू कैन से द सेम इन इंग्लिश, यू वुड से वेयर इज़ द फिटिंग रूम। आप जानते हैं हम इसको और तरीकों से भी कह सकते हैं। सो वेयर इज़ द फिटिंग रूम, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, और आप ये भी कह सकते हैं वेयर इज़ द ट्रायल रूम, TRIAL, ट्रायल रूम, राइट। ये कुछ तरीके हैं जिस हिसाब से आप पूछ सकते हैं कि चेंजिंग रूम कहाँ है, ट्रायल रूम कहाँ है, और मे बी फिटिंग रूम कहाँ है। सो वेयर इज़ द फिटिंग रूम, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, वेयर इज़ द ट्रायल रूम। सो आप ट्राई करना चाहते हैं उस ड्रेस को एक बार। आप दुकान में गए हैं पर आप अभी खरीदने की मंशा से नहीं गए, आप सिर्फ देखने गए कि क्या ट्रेंड है, क्या मार्केट में नया आया है, कैसा कुछ हो रहा है। सो आप बड़े मॉल में गए हैं और आप वहाँ पे यू नो यू आर लुकिंग एट द शूज़, यू आर लुकिंग एट द ड्रेसेस, यू आर लुकिंग एट द शर्ट्स, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो किसी ने आके आपसे पूछा हेलो सर कैन आई हेल्प यू, राइट, हाउ कैन आई हेल्प यू, वो व्यक्ति आपसे आके पूछता है। सो द सेल्स पर्सन कम्स टू यू एंड आस्क्स हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो आपको लगा नहीं अभी तो मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने आप ही देख लूँगा, और मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ क्या चल रहा है, अभी मैं कुछ खरीदना नहीं चाहता। तो आप कहेंगे आई एम जस्ट ब्राउजिंग, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, मैं सिर्फ अभी देख रहा हूँ, अभी लूँगा नहीं लूँगा, लूँगी या नहीं लूँगी, दैट्स आफ्टरवर्ड्स आई विल डिसाइड, बट फॉर द मोमेंट इट इज जस्ट दैट आई एम ब्राउजिंग। ओके, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है एंड यू वुड लाइक टू ट्राई इट ऑन योर सेल्फ, आपको लगता है मैं एक बार इसको पहन के देखूँ, क्या पता अच्छा लगे नहीं लगे, तो मैं ले लूँगा इसको बाद में। तो क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ, को हम कहेंगे अंग्रेजी में कैन आई ट्राई दिस ऑन, कैन आई ट्राई दिस ऑन, राइट, कैन आई ट्राई दिस ऑन लगाएंगे तो इसका मतलब अपने ऊपर आप कहना चाह रहे हैं कैन आई ट्राई दिस ऑन। वो चीज़ आपने पहनी, आपको थोड़ी सी फिटिंग में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी, तो आपको एक साइज बड़ा चाहिए था, एक नंबर उसका बड़ा चाहिए था। सो यू से आई नीड अ बिगर साइज, आई नीड अ बिगर साइज, मुझे एक बड़ा साइज चाहिए, जो भी शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी आप लेना चाहते हैं। और वही चीज़ यदि आपको किसी और रंग में चाहिए, सो यू वुड से डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर,
डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर, डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर। तो इस तरीके से हम उसी चीज़ को कोई दूसरे रंग में उनसे मांग सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि हम पेमेंट करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बड़े मॉल में चले गए या बड़ा इतना वो स्टोर था बड़ा कि हम वी वेंट टू द अदर एंड ऑफ इट, हम दूसरे छोर पे पहुंच गए, अब हमें पता करना है कि पेमेंट कहाँ होगा। सो वी आर लुकिंग फॉर द कैश काउंटर, फॉर द पेमेंट काउंटर और द चेकआउट काउंटर। सो मैं कहूँगा वेयर इज़ द चेकआउट काउंटर प्लीज़, वेयर इज़ द पेमेंट काउंटर प्लीज़, राइट। तो कहाँ जाके मैं पेमेंट करूँ। सो पेमेंट काउंटर या चेकआउट काउंटर भी कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में। सो वो आपको बताएंगे, यू कैन गो डाउन और यू कैन टेक लेफ्ट, इट इज़ ऑन द राइट साइड। आगे आपको अंत में एक रसीद चाहिए, क्योंकि आपको बिल तो चाहिए, तो आप कहेंगे कैन आई गेट अ रसीद प्लीज। सो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज रिसीट, रिसीट। सो कैन आई गेट अ रसीद प्लीज, क्या मुझे रसीद जो है वो मिल सकती है, जो रसीद है वो मिल सकती है। ओके, द नेक्स्ट वन। ओके, ऑलराइट, सो वीकेंड प्लान्स। अब देखिए हम सभी के वीकेंड के प्लान्स होते हैं, कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं। आज भी वीकेंड ही है और आपका प्लान 11 से 12 का हमारे साथ है अंग्रेजी सीखने के लिए। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग थॉट अबाउट इट। तो इस वीकेंड प्लान्स पे हमारे क्या क्या करने की योजनाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। सो वी वुड सी व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड। आपके वीकेंड पे क्या प्लान्स हैं, क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो, राइट। सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क। जनरली हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में भी आजकल होता है, लेकिन हम लोग क्या वीकेंड्स पे भी वी आर ऑल टोटली इन्वॉल्व इन वर्क एंड सम अदर थिंग्स, यू नो। सो एट टाइम्स अगर आपके कोई घूमने फिरने के प्लान्स हैं, आपके कोई और इंटरेस्टिंग से प्लान्स हैं, तो हम ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड। ऑफ कोर्स इफ यू आर वर्किंग वो भी एक प्लान ही है, लेकिन जनरली पीपल एक्सपेक्ट सच एन आंसर कि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम साइकिलिंग, हम हाइकिंग, हम ट्रैकिंग, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। सो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स वीकेंड्स एंड इंडियन कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। सो ये हमारे पास एक फ़र्क रहता है, बट द क्वेश्चन इज सिमिलर, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड। क्या आप बाहर घूमने चलना चाहते हैं। सो आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं ये एक आइडिया। डू यू वांट टू हैंग आउट, डू यू वांट टू हैंग आउट। सो हैंग आउट होता है बाहर घूमने जाना, राइट। इट्स अ वेरी कैजुअल टर्म, बहुत ही कैजुअल है, तो आप इसको फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में काम में न लें, लेकिन अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इसको काम में ले सकते हैं। डू यू वांट टू हैंग आउट, राइट। नेक्स्ट, चलो फिल्म देखने चलते हैं, राइट। आपने सुझाया कि चलो फिल्म देखने चलते हैं। सो यू वुड से लेट्स गो टू द मूवीज, राइट, लेट्स गो टू द मूवीज। चलो फिल्म देखने चलते हैं, देन यू वुड डिसाइड कौन सी वाली पिक्चर हमें देखनी है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। यदि आपका विचार है कि मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, बादल छाए हुए हैं, पिकनिक बनाने चलते हैं, तो आप कहेंगे हाउ अबाउट अ पिकनिक, हाउ अबाउट अ पिकनिक। तो ये आप एक विचार रख रहे हैं, हाउ अबाउट अ पिकनिक, एक पिकनिक के बारे में कैसा रहे, अगर हम एक पिकनिक पे चलें तो कैसा रहे, इस प्रकार का आपका भाव है। सो द अदर पर्सन वुड रिस्पॉन्ड टू यू, वो व्यक्ति कहेगा ओ येस दैट्स अ ग्रेट आइडिया, नो नो आई थिंक इट विल नॉट बी पॉसिबल, वो संभव नहीं होगा। या फिर आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप शनिवार को उपलब्ध हैं, फ्री हैं, अवेलेबल हैं, तो आप कहेंगे आर यू फ्री ऑन सैटरडे, आर यू फ्री ऑन सैटरडे। तो आप किसी की अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आर यू फ्री ऑन XYZ day, whatever the day is. So accordingly you can check. And next is this word is barbecue. So barbecue is a word which means कि आप जनरली हम देखते हैं कि संडेज़ को या सैटरडेज़ को या जब भी आप फ्री हैं शाम के समय में आपने अपने घर के बगीचे में कुछ थोड़ा सा आपने एक ओवन जैसा लगाया, एक भट्टी जैसी लगाई और आपने कुछ उस पर ऑन द स्पॉट कुछ प्रिपेयर किया आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो दैट्स कॉल्ड बारबेक्यू। सो आपने कोई पनीर टिक्का बनाया, कुछ आपने पकौड़ा बनाया एंड यू आर ट्राइंग टू बेक इट ओवर देयर। सो वो भी एक एक्टिविटी होती है, सब लोग साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड देन दे प्रिपेयर द फूड एज वेल। तो उस चीज़ को हम बारबेक्यू कहेंगे और कहते हैं। सो ये है लेट्स हैव अ बारबेक्यू। लेट्स हैव अ बारबेक्यू का मतलब है चलो एक बारबेक्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। सो वील ब्रिंग आवर रॉ मटेरियल्स, हम सब लेके आएंगे एंड देन वील बेक इट और कुक इट ओवर देयर इटसेल्फ, और करते हुए हम बातें करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्या आप पहाड़ों पर चढ़ाई करना चाहते हैं, लाइक आप पहाड़ों पे जाते हैं हाइकिंग करने के लिए। सो डू यू वांट टू गो हाइकिंग, डू यू वांट टू गो हाइकिंग, क्या आप हाइकिंग पे जाना चाहते हैं। और अगर मेरे साथ विद मी, तो आपको याद है जो हमने आपको बताया था प्रीपोजिशन विद, उसके बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेना है, तो विद आई नहीं होगा, विद मी होगा। तो ये हमारा प्रश्न हो सकता है, डू यू वांट टू गो हाइकिंग विद मी। ऑलराइट, और एक अन्य विचार है चलो संग्रहालय चलते हैं, लेट्स गो टू द म्यूजियम। सो लेट्स विजिट द म्यूजियम, चलो म्यूजियम विजिट करते हैं, और लेट्स गो टू द म्यूजियम भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहते हैं। सो आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, आपको लगा नहीं उनको हमें डिनर पे बुलाना चाहिए, सो यू आर सेइंग डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर डिनर, डू यू वांट टू जॉइन अस। ये जो जॉइन अस है बड़ा अच्छा है कि जॉइन अस का मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम, इंस्टेड ऑफ सेइंग आप ये भी कह सकते थे डू यू वांट टू कम
फॉर डिनर, राइट? सो डू यू वांट टू कम? सो आप जब ज्वाइन का सेंस देते हैं तो आप कहना चाह रहे हैं हम आपको हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। और इसका भाव एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा भाव है, एक इन्वॉल्वमेंट का है, एक इंक्लूजन का है। सो शब्दों का जो सही चयन होता है उससे आप एक मैसेज भी पास ऑन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सही शब्द सही भाव को दर्शाता है, और सही भाव जब सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो बिल्कुल वो आपके मन के भाव को समझता है, तो आपको बेहतर रूप से वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो कई बार ये रहता है कि हमें पता नहीं होता है कि सही शब्द कौन सा है, इसलिए अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा और बढ़ाइए, समझिए कि सही शब्द का चुनाव करते हैं तो कैसे आप सामने वाले व्यक्ति पे अच्छा एक इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। और बेहतर तो ये है कि आप अपनी बात सही तरीके से कह पाते हैं, वरना कई बार हम वी रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, हमारे पास शब्द नहीं होते, हम कैसे कहें इस चीज़ को। आगे चलो समुद्र तट पर चलते हैं, विच विल बी इन इंग्लिश, लेट्स गो टू द बीच। हम बीच पे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो इफ द नेक्स्ट वन आई विल क्विकली शो इट टू यू, राइट? Okay, so next one is when you are going to for the vacations. All right, so आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? Where are you going for vacation? Where are you going for vacation? आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? अगला हमारा क्वेश्चन है how long will you be gone? आप कितने समय तक के लिए जा रहे हैं? How long will you be gone? तो gone मतलब absent. So how long will you be actually absent? आप कितने समय तक अनुपस्थित रहेंगे या कितने समय के लिए आप जा रहे हैं? फिर सुरक्षित यात्रा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कहिए have a safe trip. Have a safe trip. That shows कि आप उनके लिए चिंतित हैं. So believe me, when you pick these right constructions, these right structures, they pass on a great message to the other person. Next, क्या आपको सामान पैक करने में मदद चाहिए? Do you need any help with packing? ये आप पूछ सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर पैकिंग कर रहा है तो। आप कौन कौन सी जगह देखेंगे? Which or what places will you visit, right? What places will you visit? Next, मुझे तस्वीर भेजना मत भूलना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बिकॉज हम कई बार कहते हैं ना कि आप तो जा रहे हैं घूमने पर, हमें भूलना मत, आप हमें फोटोज़ भेजते रहना। तो सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि देखिए ये भी इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़े रहने में, हमारी यात्रा के समय वर्चुअली मोबाइल पे हम फोटोज़ भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे। तो हम कह सकते हैं डोंट फॉरगेट टू सेंड मी पिक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी पिक्चर्स। इस वाले सेंटेंस में यदि आप ध्यान देंगे तो मी यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमारा प्रोनाउन है, और पिक्चर जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हेन विल यू बी बैक? आप वापस कब लौटेंगे? आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी रहें। आप लोगों को विश कीजिए हमेशा। गर्मियों की छुट्टियां यदि किसी की चालू होने वाली, अब तो खैर खत्म होने वाली है, लेकिन जब चालू होने वाली थी तो आप ये कह सकते थे, या भविष्य में आप ज़रूर कहिएगा हैव अ ग्रेट वेकेशन, हैव अ ग्रेट वेकेशन। देन अपनी यात्रा का आनंद लें, एन्जॉय योर ट्रिप, एन्जॉय योर ट्रिप। और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी यात्रा मंगलमय रहे, इसके लिए हम कहते हैं बोन वोयाज, बोन वोयाज। ये शब्द जैसा कि आप समझ सकते हैं ये अंग्रेजी का नहीं, फ्रेंच का है, बोन वोयाज। तो ये भी एक शब्द जो आप ध्यान रखिएगा, जब हम आगे वाली लिस्ट में आपको कुछ शब्द सिखाएंगे फ्रेंच के जो अंग्रेजी में हम काम में लेते हैं, तो यदि उनका उच्चारण हम थोड़ा फ्रेंच स्टाइल में करें तो बेहतर रहेगा, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा अरे इन्होंने तो बड़ी मेहनत करी है उस शब्द का सही उच्चारण मेरे साथ बोलने में। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का शब्द है और वो हिंदी का ही रहता है और उसको हम अंग्रेजी में काम में लेंगे, तो यू हैव टू कीप इट इन द हिंदी स्टाइल, तो उसका ज़्यादा सेंस बनता है। तो उसी प्रकार से इट इज़ बोन वोयाज। ऐसा नहीं है कि हमें विदेशी भाषाएं सारी सीखनी है, लेकिन कुछ कुछ शब्द जो काम में हैं, काम में आते हैं, उनको हम सही तरीके से अगर उनका उच्चारण करते हैं तो वो एक अच्छा एक इम्प्रेसिव अप्रोच देता है हमारे को। सो द वर्ड इज बोन वोयाज। आगे हम देखते हैं। ऑलराइट, आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, उस व्यक्ति से जिससे हमने पूछा था आर यू फीलिंग ओके, अब वो क्या बेहतर महसूस कर रहा था, हम कहेंगे आर यू फीलिंग बेटर, आर यू फीलिंग बेटर, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं मुझे डॉक्टर को दिखाना है, आई नीड टू सी अ डॉक्टर। तो आपने कहा समस्या क्या है? तो आपने पूछा व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। और आपने ही पूछा क्या आपको दर्द हो रहा है, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी पेन। और फिर आप ये भी कह सकते हैं अपनी दवाई समय पर लें, तो यू कैन से टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ये सारे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका कंसर्न दिखाते हैं उस व्यक्ति के लिए। देन नेक्स्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा एक कंस्ट्रक्शन है, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाएं आप, मैं ऐसी कामना करता हूँ, गेट वेल सून। देन क्या आपको बुखार है, डू यू हैव अ फीवर, डू यू हैव अ फीवर। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। एक बोलते हैं, एक संख्या इज द पेन, हेडेक। आगे बहुत सारा पानी पिएं, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन है, आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि खूब सारा पानी पिएं, तो आप उस व्यक्ति को कहेंगे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर,
ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। Sir, why you? रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आप कहेंगे आई हैव अ रिजर्वेशन। आजकल आप देखते हैं हम लोग सब बुकिंग Sir. करवा के ही जाते हैं, ऐसे कोई नहीं जाता बिकॉज काफ़ी भीड़ होती है या टेबल मिलती है नहीं मिलती। सो आप जब काउंटर पे गए तो वहाँ पे उस व्यक्ति ने आपसे पूछा तो आपने कहा येस आई हैव अ रिजर्वेशन। फिर कैन आई सी द मेन्यू प्लीज़, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ, क्या मैं मेन्यू देख सकती हूँ, बिकॉज यू वांट टू लुक एट द फूड आइटम्स। फिर आपने उस जो व्यक्ति आया है आपसे पूछने, वेटर या वेटर जो आया है उससे आपने कहा व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट डू यू रिकमेंड, आप क्या सुझाएंगे मुझे, कुछ यहाँ की स्पेशलिटी है जो मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। फिर हमने कहा आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। सो जो भी चीज़ से आपको एलर्जी है आप उस चीज़ का नाम लेंगे, आई एम एलर्जिक टू वट एवर द थिंग बॉदर्स यू। द नेक्स्ट, इज दिस डिश स्पाइसी, इज दिस डिश स्पाइसी, क्या ये जो डिश है ये तीखी है। देन आई वुड लाइक टू ऑर्डर, मैं ऑर्डर करना चाहूँगा और जो भी चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, पिज्ज़ा है या पास्ता है, वट एवर यू वांट टू ऑर्डर। कैन आई गेट द बिल प्लीज़, कैन आई गेट द बिल प्लीज़। अब अंत में आप जब बिल मांगना चाहें तो आप कह सकते हैं कैन आई गेट द बिल प्लीज़। देन इज सर्विस इंक्लूडेड, इज सर्विस इंक्लूडेड। कई बार होता है कि एक सर्विस चार्ज होता है वो एक्स्ट्रा में देना पड़ता है, तो वो हम कई बार हटवा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्या इसमें शामिल है या हमें नहीं देना है। तो जो GST दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन कई बार रेस्टोरेंट की अपनी एक सर्विस चार्जेस होते हैं दैट यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू वेव इट ऑफ। नेक्स्ट, आपके पास कोई वेजिटेरियन या शाकाहारी विकल्प है, सो डू यू हैव अ वेजिटेरियन ऑप्शन। और अंत में आपको भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा तो आप कहेंगे दैट वाज डिलिशियस, दैट वाज डिलिशियस, दैट्स हाउ यू वुड से। We'll go to the next one. You have gone to a bank. आप बैंक में गए हैं और आपने कहा है I would like to open an account. मैं एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। What are the account types? कौन कौन से अकाउंट के प्रकार हैं? करंट है, सेविंग्स हैं, डीमैट है, जो भी आपके अकाउंट आपको चाहिए। Can I get a bank statement? क्या मुझे एक बैंक का स्टेटमेंट मिल सकता है। Then next, I need to withdraw money. मुझे पैसे निकलवाने हैं। So पैसे जब हम निकलवाते हैं तो हमें withdraw वर्ब काम में लेना पड़ता है। What is the interest rate? What is the interest rate? What's the interest rate? यानी जो ब्याज की दर है वो क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसमें पैसा डालते हैं। I lost my debit card. मैंने अपना डेबिट कार्ड खो दिया है, तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं बैंक में। How can I apply for a loan? How can I apply for a loan? आपको लोन लेना है तो मैं कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Can I deposit a check? Can I deposit a check? Right? So मैं एक चेक को डिपॉजिट कर सकता हूँ। That can also be CHEQUE, check. Then what are the bank's working hours? What are the bank's working hours? बैंक के working hours क्या हैं, कितनी देर तक बैंक खुला रहता है। और अंत में I want to update my contact information. I want to update my contact information. आपने घर शिफ्ट किया है, आपने फ़ोन चेंज किया, आप उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं सिस्टम में, तो आप ये वाला सेंटेंस वहाँ पे बोलेंगे। नेक्स्ट, अब आप किसी को घर पे इन्वाइट करना चाह रहे हैं, सो आपने इस व्यक्ति को कहा वुड यू लाइक टू कम ओवर, वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप हमारे यहाँ आना चाहेंगे। लेट्स हैव डिनर एट माई प्लेस, बड़ा अच्छा सजेशन है, लेट्स हैव डिनर एट माई प्लेस, चलो मेरे यहाँ पे डिनर करते हैं। कैन यू ज्वाइन अस फॉर अ पार्टी, क्या आप हमें पार्टी के लिए ज्वाइन करेंगे या क्या आप हमारे साथ पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू आस्क समवन टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी। कैन यू ज्वाइन अस फॉर अ पार्टी, आप याद कीजिए ज्वाइन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, बिकॉज इसमें एक ये बात हमें पता चलती है कि हम तो हैं ही, साथ में आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। सो कैन यू ज्वाइन अस फॉर अ पार्टी। नेक्स्ट, यू आर वेलकम एनी टाइम, यू आर वेलकम एनी टाइम। सो इसका मतलब यह है कि आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब मन करे कभी भी आइएगा, आपका हर समय स्वागत है। यू आर वेलकम एनी टाइम। उसने पूछा कि मैं बिल्कुल आऊँगा, कब आऊँ, यू आर वेलकम एनी टाइम, कभी भी आइए आप। प्लीज़ कम टू आवर हाउस वार्मिंग पार्टी, प्लीज़ कम टू आवर हाउस वार्मिंग पार्टी, कृपया हमारे गृह प्रवेशी पार्टी में ज़रूर आएँ। सो हाउस वार्मिंग इज़ व्हाट वी से, जब आपका गृह प्रवेश होता है तो हम कहते हैं हाउस वार्मिंग पार्टी। देन नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू स्टे फॉर टी, अब आपके जो मित्र हैं या जो आपके कलीग हैं वो जा रहे थे, लेकिन 4 बजे चाय का समय होने वाला है और 3:45 हो रहे थे, तो आपने उनको सजेस्ट किया वुड यू लाइक टू स्टे फॉर टी, वुड यू लाइक टू स्टे फॉर टी, ताकि आपने उनको पूछा कि आप चाय के लिए रुकना चाहेंगे। नेक्स्ट, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है लेट्स हैव अ गेट टुगेदर दिस वीकेंड, लेट्स हैव अ गेट टुगेदर दिस वीकेंड, चलो इस वीकेंड पे हम एक गेट टुगेदर रखते हैं, साथ में मिलते हैं। नेक्स्ट, कैन यू मेक इट टू द बारबेक्यू, कैन यू मेक इट टू द बारबेक्यू, क्या आप बारबेक्यू में आ सकते हैं। सो मेक इट का मतलब होता है वो चीज़ कर पाना। सो कैन यू मेक इट टू द बारबेक्यू। वी आर होस्टिंग अ स्मॉल गैदरिंग, वी आर होस्टिंग अ स्मॉल गैदरिंग, हम एक छोटी सी एक गैदरिंग जो है फ्रेंड्स वगैरह मिल रहे हैं वो हम रख रहे हैं, या इट कैन बी एन ऑफिशियल एज वेल, सो उसको गैदरिंग कहते हैं। आगे, इट वुड बी ग्रेट टू हैव यू ओवर, बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप आए तो। सो आपको घर बुलाकर बड़ा अच्छा लगेगा, आप ज़रूर आइएगा। सो वी वुड से इट वुड बी ग्रेट टू हैव यू ओवर। एंड नेक्स्ट वन इज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सेंटेंसेस बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े हैंडी हैं, बड़े प्रैक्टिकल यूजेज के हैं, आप कैसे इसको काम में ले सकते हैं।
आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी तलाश कर रहा हूँ या मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। फिर आपने सामने जो कंपनी है या जो भी एजेंट है उनको आपने पूछा, डू यू हैव एनी ओपनिंग्स, डू यू हैव एनी ओपनिंग्स। सो आपके यहाँ कोई ओपनिंग्स हैं, कोई आपके यहाँ पे भी रिक्तियाँ हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैवी हिंदी वर्ड, बट आपके यहाँ पे कोई अभी ओपनिंग्स हैं, कोई पोजिशंस खाली हैं। सो नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, मैं इस स्थान के लिए या इस रिक्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूँ या चाहूँगा। सो इस प्रकार से आप रख सकते हैं अपनी बात। फिर आपने पूछा कि व्हाट आर द जॉब रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द जॉब रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हमें मतलब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द जॉब रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, कैन आई सबमिट माई रिज्यूमे, कैन आई सबमिट माई रिज्यूमे। सो जो शब्द है रिज्यूमे, अगेन ये एक विदेशी भाषा का शब्द है, दैट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड यू वुड कॉल इट रेज्यूमे, रेज्यूमे, रेज्यूमे इज व्हाट यू से, राइट, एंड यू डोंट से रिज्यूम, यू से रेज्यूमे, रेज्यूमे इज व्हाट यू से फॉर दिस वर्ड विच इज सीवी। जो आपका सीवी होता है, जो आपको पूरा एक प्रोफेशनल पूरा एक आइडिया देता है आपने क्या ट्रैवल किया है प्रोफेशनली, क्या आपकी जर्नी रही है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। नेक्स्ट, जब आपने अप्लाई कर दिया है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से कोई जवाब तो आना चाहिए, और आपको ये भी जानना चाहिए भी कितने समय तक हमें पता चल जाएगा, वरना हम बैठे नहीं रहे, हम दूसरी जगह भी अप्लाई करें। सो व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स, मुझे कब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा या प्रतिक्रिया मिलेगी। कई बार हमें ये भी जानना होता है कि कंपनी का कल्चर कैसा है, जिस कंपनी में मैं काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कैसे होता है, कैसे हम समझते हैं चीज़ों को। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो वी कैन आस्क देम अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी, कैन यू टेल मी अबाउट द कंपनी कल्चर, कैन यू टेल मी अबाउट द कंपनी कल्चर, या फिर कैन यू टेल मी अबाउट कंपनीज कल्चर, जो कंपनी जिसमें मैं अब काम करने वाला हूँ या करूँगा शायद, हु नोज, तो उसका कल्चर कैसा है। हम कई बार इंटरनेट पे भी उसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं, लेकिन कई बार हम जानकारी उस कंपनी के पर्सन्स जो हैं उनसे भी पूछ के ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं, व्हाट आर द वर्किंग आवर्स, व्हाट आर द वर्किंग आवर्स, ड्यूरेशन क्या है। सो कई बार हमें पता होना चाहिए कि भाई हम वीकेंड पे काम नहीं करते, सैटरडे संडेज एंड ऑफ, लेकिन हम बाकी टाइम पे काम करते हैं। सो व्हाट आर द वर्किंग आवर्स, तो 9 to 5 है या वॉट एवर द टाइमिंग इज, एंड व्हाट आर द लंच आवर्स, भोजन का समय क्या रहता है, कहीं जगह 1 से 2 होता है, कहीं पे 1:30 से 2:30 होता है। सो दे कीप ऑन चेंजिंग। सो हम ये सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछ सकते हैं, व्हाट आर दी वर्किंग आवर्स, व्हाट आर द लंच आवर्स, इस प्रकार से हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफर्ड, मतलब इस जॉब में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, क्या क्या मुझे इसमें सुविधाएं हैं। सो क्या मुझे हाउस रेंट मिलेगा, क्या मुझे ट्रैवलिंग का, कम्यूट करने का भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से सारे हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो हम हमेशा पूछ सकते हैं, बिकॉज एट टाइम्स हम थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये सारे प्रश्न पूछिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब को लेने से पहले। यदि आपने जॉब में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया एंड बाद में आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, बट इट्स टू लेट देन। सो आप हमेशा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफर्ड ये पूछ सकते हैं उस कंपनी से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर यू आर सेलेक्टेड, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखे हैं सेंटेंसेस इस पूरी लिस्ट के अंदर, जिसमें हमने जॉब पे कैसे अप्लाई करना है, वेकेशन पे जाना है, हेल्थ को लेकर, बैंक में हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई नया अकाउंट खुलवाना है, या फिर हमने भी बात करी कि हम कैसे किसी को इनवाइट कर सकते हैं घर पे। और जो लास्ट सेक्शन है आज की हमारे इस वीडियो का, इस हमारे टॉक का, दैट इज सम फ्रेंच वर्ड्स दैट आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस टू यू। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में आपको ज़रूर दिखे होंगे, आई एम श्योर, लेकिन हम हमारे हिसाब से उसको पढ़ लेते हैं और कई बार हमें कोई इतना अच्छे से गाइड भी नहीं कर पाता। तो ये जब शब्द जिस भाषा के हैं और इनका प्रचलन बहुत है, इनका चलन बहुत है, तो इस कारण से इनको थोड़ा सा अगर हम ध्यान देके पढ़ें तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से इंप्रेस करेंगे सामने वाले व्यक्ति को। इंप्रेस से ज़्यादा यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट कि आपने बड़े अच्छे से बोला। तो मैं कुछ आपको शब्द बताऊंगा, उनका हिंदी में मीनिंग भी आपको बताऊंगा। आई जस्ट मिनिमाइज इट अ लिटिल बिट सो दैट इट्स विजिबल टू यू, राइट। सो देखिए ये कुछ शब्द मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। ऑलराइट, सो आप देखिए फ्रेंच वर्ड है, फिर इसका इंग्लिश में मीनिंग और उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत नज़दीक तक करा है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट इट। मैं आपके लिए ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा ग्रुप में अदरवाइज। तो आप देखिए इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज काफे। सो काफे एज यू नो इज द कॉफी शॉप इज कॉल्ड काफे। काफे इज यू से राइट, और कई लोग कैफे भी बोलते हैं बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज काफे। देन रेज्यूमे, रेज्यूमे इज व्हाट यू से, लेकिन इसको हम रिज्यूमे बोलते हैं, लेकिन इसको रे करके भी पढ़ेंगे तो भी सही है, रेज्यूमे या रिज्यूमे। नेक्स्ट वन इज अ डांस फॉर्म, एक डांस का तरीका है, बैले, राइट, बैले इज व्हाट यू से। नेक्स्ट इज बुटीक,
राइट, बुटीक इज हाउ यू से, बट ऑफ कोर्स आप इसको बुटीक पढ़ते हैं, विच इज करेक्ट। तो हम इसको बुटीके नहीं पढ़ते, आप ध्यान रखिए, इसको के की ध्वनि नहीं देनी, बुटीके नहीं है, ये है बुटीक, बुटीक, राइट, ट की ध्वनि आएगी बुटीक। ओके, नेक्स्ट इज क्विजीन, 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 जो कुकिंग की स्टाइल होती है उसको बोलते हैं क्विजीन, राइट। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है, ये आपने देखा होगा, कोई ऐसी चीज़ का अनुभव जो आपको लगे अरे ये तो मैंने पहले देखा हुआ है, ऐसा एक फील आता है कई बार किसी घटना को अपने सामने होते हुए देखकर, या किसी सिचुएशन में आपको लगता है आई हैव ऑलरेडी फेल्ट दिस थिंग हैपेंड टू मी, सो आप बोलते हैं इसको डेजा व्यू। मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा है डेजा व्यू। डेजा व्यू मीन्स समथिंग दैट यू फील हैज़ ऑलरेडी हैपेंड विद यू, ये पहले मेरे साथ हो चुका है, डेजा व्यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है, बिकॉज यू कैन always tell people I feel to have seen this, or I have the experience of feeling this sentiment previously as well. Then आप किसी कॉन्सर्ट में गए, वहाँ पे आपने उस परफॉर्मर को कहा फिर से अगेन अगेन, तो आप इसको बोल सकते हैं, you can say the word in French, it is encore, right? मैंने आपके लिए लिखा है, so the word is encore, that is how you would say, the word is encore, E-N-C-O-R-E, encore, right? I'll get this word for you. So encore, and then next is engaged person, right? So आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, so चाहे वो व्यक्ति it's a male person or female person, so we have the word extra e for a female person and you don't put it for a male person, और इसका pronunciation है fiancé, 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 that's what you say, fiancé, and so you can say this is my fiancé or that is my fiancé, that's how you can say। और कोई कैटेगरी होती है, कोई श्रेणी होती है, हम उसको बोलते हैं जॉनरा, हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉनरा, ये शब्द एक्सेप्टेबल है, नहीं तो आप इसको जॉनर भी बोल सकते हैं, जॉनर, जॉनर र तक रुक जाएंगे, अन्यथा जॉनरा भी बोलते हैं अंग्रेजी में, विच इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब होता है एक कैटेगरी, तो आई लाइक मूवीज ऑफ दिस जॉनरा, सो मुझे इस कैटेगरी की मूवीज पसंद है। देन रॉन्डेवू, रॉन्डेवू मीन्स मीटिंग, जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो उसको बोलते हैं रॉन्डेवू, इसको किसी और तरीके से नहीं पढ़ना, रॉन्डेवू इज व्हाट यू हैव टू से। एंड देन सूवनीर, सूवनीर का मतलब होता है वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप लेके आते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं यात्रा पे, वहाँ से लेके आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सूवनीर, राइट। सूवनीर यानी मेमोरी की जो चीज़ें हैं, कहीं से कोई छोटा सा चाबी का छल्ला ले आए या आपको एक मैग्नेट लेके आ गए, तो दैट इज लाइक ए सूवनीर। आपकी गाड़ी का पर्सनल ड्राइवर है यदि, तो हम उसको बोलते हैं शोफर, 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 शोफर इज पर्सनल driver that you have for your own car, so that's called not a driver but you call that person as chauffeur। और कुछ और आखिरी शब्द टू रैप द सेशन अप, यू हैव फोपा। मान लीजिए कोई आपने समाज में कोई गलती कर दी, व्हेन आई से इट्स लाइक समथिंग दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी आपने जो लार्जली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कहीं पे जूते लेके चले गए जहाँ पे ले जाना नहीं था आपको, तो वो होता है फोपा, फोपा। एक्चुअली पा मीन्स अ स्टेप, पा का मतलब होता है कदम, और फो मतलब गलत, आपने गलत कदम उठा लिया, सो दैट्स कॉल्ड फोपा। और इसका कोई और साउंड मत निकालिएगा, फोपा, पा है ये, आ की मात्रा लगा दीजिएगा, फोपा। देन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है, आजकल हम सब इस पे फोकस करते हैं, वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज व्हाट यू से, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर। आप किसी को कहते हैं एंजॉय योर मील, हम हिंदी में कभी नहीं बोलते अपने भोजन का आनंद लीजिए, राइट, इस प्रकार से नहीं बोलते, बट इन फ्रेंच और इन इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट यू डू से, यू से bon appétit, bon appétit, bon appétit means have enjoy your meals। if you have to eat in a restaurant as per the items available on the menu card, आप बोलेंगे à la carte, à la carte, à la carte means मैं मेन्यू के अकॉर्डिंग खाऊंगा, मैं ब्यूफे में नहीं जाऊंगा, राइट, ब्यूफे में जो लगा रहता है वो नहीं खाना, मुझे तो अपनी इच्छा से खाना है, सो यू गो फॉर à la carte। chic, chic होता है स्टाइलिश, oh he is very chic, she is very chic, chic means stylish। then haute couture, haute couture means high fashion, कोई भी चीज़ आपको बड़े अच्छे ब्रांड से मिली है, हाई फैशन है, तो हम कहेंगे haute couture। अगली एक फिलॉसफी, एक जीवन शैली है, joie de vivre, joy of living, राइट, सो यू एंजॉय योर लाइफ, joie de vivre, द joy of living, मतलब जी रहे हैं उसमें भी एक आनंद है, तो वो जीवन जीने का सुख है, उसको बोलते हैं हम joie de vivre। अगला जो हमारे पास शब्द है वो है nouveau riche, nouveau and riche। nouveau riche is someone who has just got lot of money, किसी का एकदम से लॉटरी लगी है, खूब पैसा है, तो हम उसको बोलते हैं nouveau riche। आगे हम देखते हैं touché। touché हम तब बोलेंगे जब हम किसी चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं, ओ आई एम touché, आई एम touché मतलब आई एम टच्ड, मुझे उस चीज़ ने डीपली टच किया है। vis-à-vis, vis-à-vis means face to face, vis-à-vis। avant-garde, avant-garde, avant-garde means समय से पहले, आपने किसी व्यक्ति के लिए कहा ओ शी इज़ एन avant-garde, वो तो समय से पहले, यानी उसने 20 साल पहले की चीज़ें अभी से कर ली है, वो कितना
यू नो फोरसाइटेडनेस उस व्यक्ति के पास। ये शब्द आप जान चुके हैं, बोन वोयाज यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्लीशे, क्लीशे एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब है कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत घिसा पिटा है, इतना यूज़ किया गया, उसको बोलते हैं ओ दैट इज़ अ क्लीशे, ये एक क्लीशे है, यानी ये बहुत ही घिसा पिटा सा एक साधारण सा वाक्य है जो बहुत ज़्यादा हमने काम में लिया है। और अंत में किसी व्यक्ति की ऐसी कोई खूबी है जिसको आप समझा ही नहीं सकते, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ फीलिंग आपको देता है, तो आप कहेंगे उसको je ne sais quoi, je ne sais quoi, so he is a je ne sais quoi, which means I cannot define this person is out of this world, यानी उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ये थे आपके लिए कुछ फ्रेंच के शब्द जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये बताने के लिए कि ये ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में पाए जाते हैं, और इनको यदि आप फ्रेंच स्टाइल में बोलते हैं थोड़ा सा एफर्ट करके, तो आई एम श्योर यू वुड डेफिनेटली क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द अदर पर्सन। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड, एंड आई थैंक यू ऑल कि आप लोग मेरे साथ जुड़े आज के सेशन में, और मैं काफ़ी सारे आपको इसके डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा। और अंत में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो माफ़ी चाहेंगे, ले नहीं पाएंगे, लेकिन आप ज़रूर हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन एंड में मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका कोई फीडबैक है, आपको ये 3 दिनों की सेशन कैसा लगा, आपका क्या फीडबैक रहा, इफ़ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, टेल अस योर नेम एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट, इट विल बी मोटिवेटिंग फॉर अस टू कैरी ऑन विद दिस सीरीज। यदि कोई कहना चाहे, कोई बात करना चाहे, आई सी लॉट ऑफ रिएक्शन, थैंक यू फॉर दैट, बट कोई अगर अनम्यूट करके अपना फीडबैक देना चाहे सो दैट वी इम्प्रूव ऑन सर्टन स्टाइल्स एंड यू नो टॉपिक्स एज वेल, कुछ आपका फीडबैक होगा तो वी वुड डेफिनेटली लुक इनटू इट। क्वेश्चंस यदि हैं तो वो हम डेफिनेटली अलग से लेंगे, आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप पे लिखिए, विल गेट बैक टू यू। सो एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग, यू कैन अनम्यूट एंड गिव अस योर नेम एंड गिव अ लिटिल फीडबैक अबाउट दीज 3 days सेशन, हाउ डिड यू लाइक दैट? Anyone? We would not force people to do it, but if at all you're interested, अगर आपको लगता है, you can unmute and you can share your little feedback with us. थैंक यू सो मच सर कि आप हमें इतना encourage किए इंग्लिश सीखने के लिए, एंड 3 दिन जो आपने फ्री डेमो क्लास दिए ये बहुत बढ़िया था, तो हमने बहुत कुछ सीखे भी इससे, तो थैंक यू सो मच। Thank you so much. I see that's Miss Sumita. So thank you Sumita ji for your kind words. Definitely it's a way to pass on things that we know to you all in a way that it makes sense to you. इससे आपका यदि फायदा होता है, आप इससे बेहतर रूप से अंग्रेजी बोल पाते हैं, nothing like that. If anyone else wants to share, otherwise we'll close the session. कोई और अपनी बात यदि रखना चाहे तो आप फटाफट से 1 मिनट में रख सकते हैं, then we'll close the session. And someone wants to say something? Miss Nandini, you want to say something? No, perhaps not. All right. So with that we have come to this end of the session. Stay connected on the WhatsApp group. आप WhatsApp group पे जुड़े रहिएगा। अभी हमारी सीरीज खत्म हुई, समझ लीजिए नहीं कि हमारा आपके साथ पूरा हो चुका है। Stay there. हम आपको आगे आने वाले जो भी हमारे सीरीज होगी उसकी जानकारी देते रहेंगे, और साथ में हम आपको उसके ऊपर सारा जो भी मटेरियल है जो आपके काम का होगा वो हम आपको भेजते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड ऑन दैट ग्रुप एंड वील कीप यू अपडेटिंग ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर इंग्लिश लेक्चर सीरीज ऑन दैट ग्रुप। सो विद दैट आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड, एंजॉय योर संडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। You too. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you everyone.